दिए गए हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि शिक्षा को कौन सी सूची के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान में शिक्षा को नागरिक का मूल अधिकार माना गया है और भारतीय नागरिक अपनी शिक्षा संबंधी मूल अधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए संविधान में अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ कुछ मूल व्यवस्थाओं का उल्लेख संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे नंबर 1 है शिक्षा समवर्ती सूची में है। शिक्षा समवर्ती सूची में, ठीक है। भारतीय गणराज्य के संविधान में 3 अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में उल्लेखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है और प्रांतीय सूची में उल्लेखित जो सभी विषय हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र तथा राज्य दोनों को दिया गया है। केंद्र द्वारा बनाए गए कानून और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में विरोध होने की दशा में केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को माना जाता है। प्रारंभ में शिक्षा प्रांतीय सूची में ही थी। इसकी व्यवस्था करना प्रांतीय सरकारों का उत्तरदायित्व था। केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व संघीय क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना, कुछ राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा और संस्थाओं की व्यवस्था करना और तकनीकी एवं उच्च शिक्षा की स्तर को जो है उसके मान को बनाए रखना, इसी तक सीमित था। फिर उसके बाद 1976 में 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। तब से शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और प्रांतीय सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व हो गया। वर्तमान केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करने, संघीय क्षेत्रों की शिक्षा की व्यवस्था करने, राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं का विकास करने और राष्ट्रीय महत्व की उच्च शिक्षा संस्थाओं और शोध संस्थाओं की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायित्व है। प्रांतीय सरकारें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में केंद्रीय सरकार के देश के विभिन्न क्षेत्रों में शिशु शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों एवं नवोदय विद्यालय की व्यवस्था हो रही है और कुछ स्तर पर उच्च शिक्षा संस्थाओं को चला रही है। साथ ही प्रांतों में किसी भी स्तर और किसी भी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता भी देती है और यह सब शिक्षा की समवर्ती सूची के अंतर्गत होता है। हमें नंबर 2, जन्म से 6 वर्ष तक के शिशु शिशुओं की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है। सन 2002 में संविधान में 86
86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 को इस रूप में परिवर्तित किया गया कि राज्य सभी बच्चों को जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें, बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह उत्तरदायित्व राज्य का होगा और राज्य को इस कार्य में जितने भी प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे तो वह राज्य करेगा। फिर है नंबर 3 पर 6 से 14 वर्ष तक की आयु, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद में 45 में यह घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा और संविधान में राज्य से तात्पर्य केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों तथा प्रशासन तंत्र तीनों से है और यह संवैधानिक निर्देश का ही प्रभाव है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा है। इस दिशा में सबसे बड़ा कदम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में है, जिसके अनुसार अनुच्छेद 21A के जोड़ा गया है और इस प्रकार है जैसे कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उस प्रकार की नीति से जैसा राज्य विधि द्वारा अवधारित करे की व्यवस्था करेगा। और इसी 86वें संशोधन 2002 में एक संशोधन यह किया गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह माता पिता अथवा अभिभावक के रूप में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों अथवा आश्रितों को यह शिक्षा के अवसर प्रदान करे। इस दिशा में सरकार का सबसे बड़ा कदम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास करना है और इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चे को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की जो अनिवार्य शिक्षा होती है वह निःशुल्क प्रदान की जाए और यह प्राप्त करने का बच्चे का अधिकार मूल अधिकार होगा। सरकार ने 2010 में इसे कानून का रूप दिया और 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू कर दिया गया और तब से सभी बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु है उन्हें प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क रूप से और अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती है। फिर है नंबर 4, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार। शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार
फिर पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 29(2) में यह व्यवस्था की गई है, राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक के धर्म को मूल, वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और वर्तमान में यह नियम वित्त विहीन सब पोषित मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं पर भी लागू है और पब्लिक स्कूल पर भी लागू है। सभी शिक्षा संस्थानों में इस तरह का कोई भी वर्ग भेद नहीं लागू किया जाएगा कि कोई बच्चा किस बिरादरी से है, किस जाति से है, तो इसलिए वहां पर इस तरह का कोई भी मतभेद नहीं है और सभी शिक्षा संस्थाओं में समान रूप से सब बच्चों को प्रवेश लेने का अधिकार दिया गया है। फिर स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था। स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 15(3) में यह व्यवस्था की गई है कि इस अनुच्छेद की किसी भी बात से राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई उपबंध बनाने में कोई बाधा नहीं होगी और सभी प्रकार से स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रबंध किए जाएंगे और उन्हें भी पुरुषों की भांति शिक्षा प्रदान की जाएगी। फिर है नंबर 6, समाज के कमजोर वर्ग। समाज के कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति, जनजाति के बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था। संविधान के सर्वप्रथम अनुच्छेद 17 द्वारा